हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान LBS कॉलेज। आज BA पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में अरस्तु पढ़ाऊंगी। अरस्तु के संदर्भ में बहुत सारे विषय हैं जिनको हमें पढ़ना है। आज हम अरस्तु के अंतर्गत जो देखना चाहेंगे वो है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। उसके पीछे कौन से रीज़न्स हैं या क्या है कि हम अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में मानते हैं। हम इस धारणा को समझने के लिए सबसे पहले डनिंग की डेफिनेशन को देखना चाहेंगे, जिन्होंने कहा है कि मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है और डनिंग ने कहा है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। उसकी महानतम कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। यद्यपि अरस्तु की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं है। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। अरस्तु ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया है। उसने राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का शास्त्र माना है क्योंकि यह राज्य जैसी सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करता है। अरस्तु को हम प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कई कारणों से मान सकते हैं, जिनका वर्णन हम इस प्रकार से कर रहे हैं। पहला, अरस्तु ने आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया है अपने अध्ययन में। अरस्तु को आगमनात्मक विधि के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है उनका निष्पक्ष रूप से बिना अपनी किसी पूर्ण धारणा के अध्ययन करता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ निष्कर्ष निकालता है उसे वैज्ञानिकता का पुट प्राप्त होता है। इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के संदर्भ में निकले निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया है। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्रीय पृथक किया है, यानी वो ऐसा पहला वैज्ञानिक विचारक रहा है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग माना है। उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र में ही समाहित कर दिया, जिससे राजनीति शास्त्र का अपना स्वतंत्र और पृथक स्थान नहीं रहा। इसके विपरीत अरस्तु वह प्रथम विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया है। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों यानी लक्ष्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा आधार हम मान सकते हैं कि अरस्तु जो है वो एक यथार्थवादी विचारक के रूप में हम उनको देख सकते हैं। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया है। अरस्तु ने ही सदैव ही अतिवादिता से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। वह यह मानता था कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असंतुलन है, चाहे वह राजनीतिक असंतुलन हो अथवा सामाजिक और आर्थिक असंतुलन। यह असंतुलन अति में होने के कारण पैदा होता है। साम्यवाद, निरंकुशता, आंशिक समानता आदि सभी को वह अति समझता था, इसलिए वह इनके बीच का मार्ग अपनाने का समर्थन करता है। पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्यम मार्ग है जिसके अनुसरण द्वारा अरस्तु ने राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयत्न
किया। इस प्रयत्न को एक वैज्ञानिक उपचार कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण अरस्तु ने ही किया है। अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं और इन विषयों पर इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता। अरस्तु ही वह पहला विचारक था जिसने ये प्रतिपादित किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का एक कथन आज भी राजनीति शास्त्र की अमूल्य धरोहर है। आगे हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसलिए बारकर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है कि अगर कोई ये पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया है, तो उसका उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह है संविधान शास्त्र। वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है उतना अन्यत्र कहीं और नहीं। और उस समय जबकि दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था, संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के विचारों जैसे मालूम होते हैं। संविधान का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और समूचा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी है। उसने नेक्स्ट अगर हम देखें कि उसने नागरिकता की जो व्याख्या की है वो भी बहुत कुछ वैज्ञानिकता की दृष्टि से हमें दिखाई पड़ती है। अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या की गई है वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। नागरिकता संबंधी विषय के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के मूल विचारों को ही आधार बनाया। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है जिसके लिए राजनीति शास्त्र उसका सदा ही ऋणी रहेगा। इसी प्रकार अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन भी किया। के अनुसार कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्मत विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता कहा जाता है। सरकार के अंगों का निर्धारण जो अरस्तु करता है उसको भी अगर हम देखें तो वह भी एक वैज्ञानिकता का आधार स्पष्ट करती है। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासनिक और न्यायिक का निरूपण किया है। ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही हैं। अरस्तु की खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बने हैं। राजनीति पर भौगोलिक व आर्थिक प्रभावों का अध्ययन भी अरस्तु ने जो हमें बताया है वो भी वैज्ञानिकता का दर्जा उसे प्रदान कर सकता है। अरस्तु का मानना था कि यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य को सागर तट के पास होना चाहिए ताकि विदेशों से व्यापार संबंध रखे जा सके और एक राज्य समृद्ध हो सके। संक्षेप में अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। वह पूर्णतः व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दार्शनिक था जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। उपरोक्त विवरण से हम इस बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि प्लेटो नहीं अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है, जबकि प्लेटो अरस्तु का गुरु रहा, लेकिन अरस्तु ने अपना
अध्ययन व्यवहारिक संदर्भ में प्रस्तुत कर यह जो वैज्ञानिकता का स्वरूप है वो प्राप्त किया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जा सकता है। थैंक यू।